हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? जैसा कि कहा था हमने कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे सीडीएस का पेपर एंड जियो साइंटिस्ट वाला हमने कर दिया है 2025, 24, 23, 22। जिसमें से अगर आपको छोड़ना भी हो तो पहले तो आप छोड़ना मत। उसमें इन्वायरमेंट, पॉलिटी और हिस्ट्री काफी अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं यूपीएससी के। बट अगर आपको छोड़ना भी हो, टाइम ना हो, तो 24 और 25 का आप जरूर देख लेना, क्योंकि 25 का तो रिसेंटली हुआ है एंड ह्यूज पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। सेकंड मोर थिंग कि सीडीएस का करने के बाद हम जियो साइंटिस्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और मैंने देखा कि एनडीए में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। एनडीए चूंकि 12th लेवल के बाद का होता है, तो लेकिन उसमें जीएस के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, तो उसका जीएस का हम जो है केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें पहला क्या है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो देखो, जो भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स डिराइव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स डिराइव होते हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि उनकी स्मॉल अमाउंट्स में जरूरत होती है। और वो क्या होते हैं? क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल, जिंक, निकिल एंड जिंक। ठीक है, और ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया आपका? मैग्नीशियम नहीं है। ठीक है, क्लोरीन है आपका, क्लोरीन है आपका, आयरन है, मैग्नीज है। ठीक है, नाउ जाइलम और फोलम के बारे में पूछा है कि जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। सी, जाइलम और फोलम जो है वो दो डिफरेंट टाइप के वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड दोनों में अंतर क्या होता है? तो सी, जाइलम और फोलम का हम फंक्शन देखते हैं। देखो, ये हो गया अगर आपका प्लांट, ठीक है, और तो ये जो टिश्यू इधर से गया है एक नली की तरह, तो ये जाइलम क्या करेगा आपका? ये ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल को। और फोलम जो है वो इधर से जाएगा आपका, और ये फोलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा इसके रूट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को। तो जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल के लिए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन द प्लांट्स? सी, साइंस वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन है एंड उतना जैसे जियो साइंटिस्ट में बहुत डीप टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, कर तो उसको भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी से कुछ ना कुछ उनका लिंक है। सो तीनों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सी, तो ये क्वेश्चन है हमारा प्लांट हार्मोन से, है ना? तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि एनिमल्स में क्या होता है जनरली कि वहां पे जो ग्लैंड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, लेकिन जो प्लांट्स में होता है वो प्लांट के हर एक सेल से हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका इफेक्ट जो होता है वो प्लांट हार्मोन का किस किस चीज पे होता है? लीफ फॉर्मेशन हो गया, है ना, स्टेम ग्रोथ पे हो गया, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट की राइपेनिंग हो रही है, प्लांट की लॉन्जिविटी कितनी है एंड प्लांट की डेथ। ठीक है, तो देखो एक एक हार्मोन्स को हम देखते चलेंगे। क्वेश्चन में है कि ग्रोथ एक्टिविटी को कौन रोकता है, इनहिबिट करता है? तो पहला है आपका हार्मोन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट हार्मोन है जो एक नंबर ऑफ इफेक्ट, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ हो गई, है ना, फोटोट्रॉफिक इफेक्ट हो गया, ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और दूसरा जो है ये हो गया आपका साइटोकिनिन। और ये जो ऐसा ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो इन्फ्लुएंस करता है आपका सेल डिवीजन को
और सूट फॉर्मेशन को। एंड एब्सिसिक एसिड जो होता है ये इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ को। और गिब्रेलिन है ये जो है ये सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग्स टू? तो इसमें दो टर्म है, एक है स्टार्च और एक है बायोमोलिक्यूल। तो पहले देखो बायोमोलिक्यूल क्या होता है ना, तो बायोमोलिक्यूल वो केमिकल कंपाउंड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें मेनली कौन कौन से केमिकल कंपोज्ड होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑफ कोर्स फास्फोरस। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ स्टार्च क्या होता है आपका? स्टार्च का सिंपल मतलब होता है कि ढेर सारे ग्लूकोज जो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। एंड तो स्टार्च अगर आपको पता है तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस बायोमोलिक्यूल में आ रहा है। अगर ग्लूकोज की बात की जा रही है तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बिलोंग करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जीरोफाइट्स? ठीक है, जीरोफाइट्स जो है इसके पहले भी एग्जाम में आ चुका है, और इसको जिनको हिंदी में नहीं आ रहा उसका मतलब देख लें, मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो देखो जीरोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो जीरोफाइट्स मतलब स्पेशली यहाँ प्लांट्स की बात की जा रही है। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स जो एडॉप्टेड हो गए हैं कि ड्राई रीजन में भी रह सकें, जैसे कि डिजर्ट हो गया या स्नो कवर एरिया हो गया, तो इन्हें हम कहेंगे जीरोफाइट्स। अब ये बताओ, जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा होता है तो स्टोमेटा करेगा इवेपोरेशन, या जिसको आप प्लांट्स की भाषा में कहते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना, वहां से जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ पे जीरोफाइट्स में क्या हो रहा है कि पहले तो देखो आखिर इनको कौन से फीचर दिए गए हैं एडॉप्टेशन की। तो पहला है कि स्मॉलर लीव्स, अगर पत्तियां छोटी होंगी तो ट्रांसपीरेशन कम मात्रा में होगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, लार्ज नंबर अगर स्टोमेटा जो है वो ज्यादा बड़ा होगा या स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो ट्रांसपिरेशन तेजी से होगा। तो ये तो है नहीं। वैक्सी कटिकल, ठीक है, ये भी होगा। वैक्सी कटिकल होने से क्या है कि ट्रांसपिरेशन कम होगा, और स्टोमेटा इनके पिट्स में होते हैं, इससे भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जैसे बबूल का पेड़ हो गया आपका। नाउ विच वन, क्वेश्चन नंबर 6, Halophytes are the plant that grow on which one among the following categories of the soil? ठीक है, तो पहला है एसिडिक सॉइल, दूसरा है सलाइन सॉइल, तीसरा है ब्लैक सॉइल, चौथा है सैंडी सॉइल। सी हेलोफाइट्स जो टर्म है, जैसे हेलोजन, ठीक है, सेवंथ ए एलिमेंट के ग्रुप को कहते हैं, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसी तरीके से हेलोफाइट है जहां पे इसके साथ जो एलिमेंट लग जाए, जैसे NaCl हो गया, है ना, NaBr हो गया, तो ये क्या बना रहे हैं, आपके साल्ट्स बना रहे हैं। तो हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सैलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब ये सलाइन हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि कोस्टल रीजन हो गया, मार्सेस हो गया, डिजर्ट्स हो गया, है ना, मैंग्रोव एरियाज हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, सलाइन सॉइल। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल इन द प्लांट्स? तो इसके पहले हमने देख लिया कि वस्कुलर बंडल में आपका क्या क्या आता है। एक जाइलम होता है, फोलम होता है, जिनका काम क्या है, जाइलम जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल को, और फोलम क्या है, वो आपको फूड मटेरियल को सप्लाई कर रहा है। एंड कैम्बियम भी ऑफ कोर्स इसका पार्ट होता है, जो ये एक कैम्बियम जो है वो लेयर ऑफ सेल होती है, ठीक है, जो डिवाइड होती रहती है ताकि वो जाइलम और फोलम को प्रोड्यूस कर सके। नाउ एंडोडर्मिस जो है ये वस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो एंडोडर्मिस है क्या? देखो एंडोडर्मिस जो है ये आपका वस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं होता, ये प्लांट रूट्स की ही लेयर ऑफ सेल होती है जो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को।
in which one among the following medium would be the speed of sound be maximum? ड्रिंकिंग वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, मेथेनॉल। देखो, तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होगी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से एनसीईआरटी में, तो उनको पता होगा कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है b बाई रो। जहां जो v है ये आपका होता है स्पीड ऑफ साउंड, और b जो होता है वो बक मॉडुलस या मीडियम की जो इलास्टिसिटी होती है उसको कहते हैं। एंड ये जो है आपका रो, इट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। b इज इक्वल टू रूट बी बाई रो होता है। और देखो, चूंकि आपको पता है कि अगर लिक्विड, सॉलिड और गैस को देखें तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है। तो जो साउंड है वो ज्यादा तेज लिक्विड में चलता है, फिर सॉलिड में इन कंपैरिजन टू गैसेस, ठीक है। अब देखो, सी वाटर का अगर हम देखेंगे तो अगर हम तो देखो, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और मेथेनॉल का देखोगे, तो अगर आप सी वाटर का देखते हो तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है डिस्टिल्ड वाटर की तुलना में, ड्रिंकिंग वाटर और मेथेनॉल की तुलना में। क्योंकि इसमें क्या होता है, साल्ट और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी और इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और अगर ये इलास्टिसिटी को प्रदर्शित कर रहा है और ये डेंसिटी को, तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो ऑफकोर्स जो है स्पीड ऑफ द साउंड का भी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्रिंकिंग वाटर में भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे, लेकिन सी वाटर की इतनी उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, सी वाटर में ज्यादा इम्प्योरिटी होती है। और डिस्टिल्ड वाटर है तो उसमें कम इम्प्योरिटी होगी। मेथेनॉल जो है वो अल्कोहल है, तो सिग्निफिकेंटली इसकी क्या होती है, डेंसिटी लोअर होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड आपका मैक्सिमम कहाँ होगा, सी वाटर में होगा। विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन बी Which organelle in the animal cell can digest foreign materials? तो लाइसोसोम को आप जानते हैं कि लाइसोसोम को कहा जाता है स्टोमक ऑफ द सेल, है ना, ड्यू टू देयर रोल इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल। तो आंसर इसका होगा लाइसोसोम। नाउ साइंस के क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें फोकस रखना है अपना जीएस वाले पोर्शन पे। फॉर एग्जाम्पल मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन पे। Photosynthesis that convert light energy into chemical energy by the plants involve the use of green pigments of leaf called chlorophyll. The only structure in a leaf that hosts chlorophyll is the nucleus, ribosome, chloroplast and chromosome. तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो हैं हमारे, ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट का यूज करके फूड्स बनाते हैं, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से। और क्लोरोफिल ये जो है इसका काम क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, मोस्टली सनलाइट को, ठीक है। और ये यही सनलाइट जो एनर्जी होती है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, जो है ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी में। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, प्लांट्स के सेल के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट के अंदर भी और ग्रीन एल्गाई के अंदर भी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। जो यही क्लोरोफिल कैप्चर करेगा लाइट एनर्जी को एंड इसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनेल है जिसे प्लास्टिड भी कहा जाता है, और जो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है विद इन द सेल, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के किस मेम्ब्रेन में होती है, तो ये भी आप जान लीजिए, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस, राइबोसोम और क्रोमोसोम कह रहा है, तो दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल, राइट, एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, सो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड, ठीक है। ये एनवायरमेंट में भी काफी बार कोलाइड, और वो लोगों को कंफ्यूज रहता है कि कोलाइड होते क्या हैं आखिर। तो कोलाइड एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कोलाइड को हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का मिक्सचर है कि इसमें एक सब्सटेंस के जो स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। नाउ तो
ये हो गया। अब इसमें दो मीडियम होंगे, एक होगा आपका डिस्पर्स मीडियम और एक होगा डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो छोटे पार्टिकल होंगे, जो फैले होंगे, वो क्या होंगे, डिस्पर्स्ड मटेरियल होंगे, और दूसरा मीडियम क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि मिस्ट, फोम, जेली और सेविंग क्रीम में मतलब मीडियम लिक्विड किस में है। ठीक है। जिस मीडियम में ये फैले हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल, अगर वो मीडियम लिक्विड है डिस्पर्सिंग का, तो ये चारों कोलाइड में से कौन सा है, मिस्ट है, फोम है, जेली है, सेविंग क्रीम है। अगर हम बात करें मिस्ट, फोग और मिस्ट हो गया और आपका फोग हो गया। ठीक है। इन दोनों में जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, लिक्विड है, जबकि मीडियम क्या है, गैस है। और जेली में जो है, जेली भी एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें आपका जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, लिक्विड है, और मीडियम क्या है, सॉलिड है। जैसे फेज हो गया आपका लिक्विड, शुगर सिरप हो गया या वाटर हो गया। ठीक है। जेली में शुगर सिरप या वाटर हो गया, लिक्विड हो गया, ये फेज हो गया। और जो मीडियम है ये क्या है, जैसे फ्रूट पल्प हो गए, है ना, जिस माध्यम में ये घुला हुआ है। सेविंग क्रीम ये है जिसमें क्या है आपका, कि मीडियम क्या है, इसमें लिक्विड है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द टू आइसोटोप ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर, आइसोटोप एंड आइसोबार आर टू वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं, सो जान लेते हैं हम। आइसोटोप क्या होते हैं कि द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जहां पे अगर हम एटम ले रहे हैं और वहां पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है। और आइसोबार्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, हैविंग इक्वल वैल्यूज फॉर एटॉमिक मास। अब अब देखो, प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका जेड। ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वही आपका एटम्स विद द सेम, मतलब एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। और जो मास नंबर होता है आपका, ये होता है जेड प्लस एन। ठीक है। अब कह रहा है कि आइसोटोप मतलब हमें समस्थानिक देखने हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ बराबर है। ठीक है। तो देखो, पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। किसी भी केमिकल एलिमेंट को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये है आपका जेड और ये है आपका ए। जो जेड है आपका जो जेड है आपका, ये है एटॉमिक नंबर, और ए है आपका मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर आपका बराबर होता है प्रोटॉन के। ठीक है। अब हमको देखना है कि कहाँ पे, एक सेकंड, नहीं इसको करेक्ट कर लो, एक सेकंड। देखो, ये नीचे होता है आपका जो प्रोटॉन नंबर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। थोड़ा सा एरर हो गया था। और इसी प्रोटॉन नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो है ये होता है आपका मास नंबर। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है। तो अगर हमको एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे देखो इस क्लोरीन के पास तो आइसोटोप हमें देखना है, तो हम ये देखेंगे कि सेम जो है एटॉमिक नंबर है। तो सेम तो एटॉमिक नंबर है, और डिफरेंट क्या रहने चाहिए, न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन देखेंगे तो 35 में से 17 आप निकालोगे तो अलग आएगा, 18 आएगा, और 36 में से 17 निकालोगे 19 आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले यही नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है, तो ये होंगे नहीं। यहाँ पे भी अलग हैं, ये होंगे नहीं। अब हम ये देख लेते हैं कि डी कैसे है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने हैं, 17 हैं। और अगर हम न्यूट्रॉन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 18 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। तो सी इवन यहाँ पे भी न्यूट्रॉन संख्या अलग है और यहाँ पे भी अलग है, लेकिन जो आइसोटोप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है आपका 35 वाला और एक होता है 36 वाला। ठीक है।
एक 35 वाला ये हो गया और 37 वाला हो गया, और ये जो क्लोरीन 36 है ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसे हम कास्मोजेनिक आइसोटोप भी कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। विच वन एमंग द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल? पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सोडियम। सी, सोडियम का कोई भी टुकड़ा अगर उसे अंडर ऑयल रखेंगे तो ये वायलेंटली एक्ट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टेट एग्जाम्स में एंड इवन एनडीए में एंड जब मैंने सीएपीएफ दिया था तो उसमें भी ये पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब होता है पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, नाइट्रेट को NO3 से। देखो इसमें जो, ठीक है, इस 12वें वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। नाउ पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन मेडिसिन, इन मेकिंग गन पाउडर, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फर्टिलाइजर की तरह यूज होता ही है, मेडिसिन की तरह भी यूज होता है एंड गन पाउडर में भी यूज होता है। मीट प्रोडक्ट के प्रिजर्वेशन में जनरली यूज होता है आपका सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो इसका डी गलत है। नाउ द सरफेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विथ गनी बैग्स बाय वेटिंग, दिस इज डन टू। Prevent fast evaporation until hydration has proceeded well. Protect the concrete structure from contamination by dust particle. Prevent development of any fungus on the surface. Give smoother and cleaner surface over the cement structure. में ये कह रहा है कि देखो जब कोई नया घर होता है वहां कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वहां पे गनी बैग्स वगैरह जो बोरा बोरा वगैरह होता है, क्यों पूरा ऐसे करके लगा दिया जाता है? तो पहला इसमें कह रहा है कि फास्ट इवेपोरेशन को रोकने के लिए, अंटिल द हाइड्रेशन हैज प्रोसीडेड वेल। हाँ, तो ये चीज सही है। देखो कंक्रीट हाइड्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे वाटर जो है वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगी, एक हार्ड और सॉलिड मैट्रिक्स बनाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर हाइड्रोशन इसके लिए क्रूशियल होता है ताकि एक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ जाए ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना है, और ये तब आएगी जब फास्ट इवेपोरेशन को रोका जा सके ताकि हाइड्रेशन जो है वो तेजी से प्रोसीड किया गया हो। तो इसका आंसर होगा ए। नाउ विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैस मेंशन्ड बिलो इज नॉट करेक्ट? पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपके कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, नाउ हीलियम इज कॉमनली यूज्ड गैस इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑफ कोर्स ट्रू। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन इन स्पेसक्राफ्ट। एंड चौथा है आपका नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन गैसियस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन द फूड पैकेजिंग। सॉरी, इसमें क्या था? हीलियम था। हीलियम का यूज हम इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं करते हैं, ऑर्गन यूज होता है ना। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो क्या हमने पढ़ा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम होगा, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि हीलियम का यूज होता है, तो नहीं, किसका यूज होता है? ऑर्गन का यूज होता है, बिकॉज ऑर्गन क्या होती है? वो इनर्ट गैस होती है। ठीक है, और जो उसका टंगस्टन फिलामेंट होता है बल्ब का, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। हीलियम बलून, एयरशिप और कूलिंग मीडियम में यूज होता है। ऑक्सीजन का यूज हम फ्यूल के लिए करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, और नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं गैसियस फॉर्म में टू रिप्लेस द एयर इन फूड पैकेजिंग। तो नाइट्रोजन क्या होता है? ये एक प्रकार का इनर्ट गैस है जिसका वाइडली यूज कहाँ पे होता है? फूड इंडस्ट्री में, है ना। देखो साइंस में अगर इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है वो भले आपको टफ लग रहे हो कुछ लोगों को, तो ये टफ नहीं है। जिसने भी क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस की एनसीईआरटी अच्छे से स्टडी की है, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 10th तक की साइंस की एनसीईआरटी, तो वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन पहली चीज ये कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो बच्चे नए एंट्रेंट्स हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सीएपीएफ का एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम है। ठीक है, उसमें पेपर 2 में प्रेसे आता है और पेपर 1 में आपका जीएस आता है, और जीएस में यही सब पूछता है, और जीएस में आपके 20 से 22 क्वेश्चन मैथ वगैरह के भी रहते हैं।
और 30 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने क्लास 6 से लेके 10 तक की साइंस की एनसीईआरटी अच्छे से समझ के एक एक चीज समझ के की है तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इवन जैसे आपका यूपीएससी का कोई एग्जाम हो गया और स्टेट का भी कोई एग्जाम हो गया, अगर आपने साइंस की एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की है तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, और कुछ क्वेश्चन आप इनडायरेक्टली देखो, जैसे ड्यू पॉइंट हो गया या कंडेंसेशन से क्वेश्चन आया था, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन काफी आ चुके हैं। ठीक है, नाउ मैच लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below the list. ट्रेड नेम, केमिकल नेम। तो इजी क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका? कैल्शियम सल्फेट 1/2 वाटर, है ना। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, जिसे लिखते हैं कैल्शियम ऑक्सी, यहाँ पे दिया है CaOCl2। ठीक है, तो ए का आपका हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। नाउ अब देखो, अब अगर हमको ये दोनों पता है तो भी हम नहीं आ पाएंगे। अभी हम कहाँ पे आ गए? ए और बी पे आ गए। इसका मतलब है हमें बेकिंग सोडा भी पता होना चाहिए। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से बी का हो गया 1, ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, डी का हो गया 4, और वाशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट इनटू वाटर। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। देख लीजिए जिसको देखना हो। एंड अभी आएगा हमारा सिविल सर्विसेज वाला भी क्वेश्चन, पहले इसे हम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो सिविल सर्विसेज का भी देते हैं एंड आफ्टर देयर ग्रेजुएशन वो सीडीएस भी देते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास? पहला है कि सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास, ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, crystallinity develops on cooling of the molten mass of the glass, colored glasses can be made by different coloring materials। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि देखो ग्लास के बारे में क्या नहीं सही है। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ग्लास या लिक्विड ग्लास, जो एक कंपाउंड होता है विच कंटेन आपका सोडियम ऑक्साइड एंड सिलिका, और इसे जाना जाता है इसकी फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और ग्लास को कहा जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डज नॉट क्रिस्टलाइज, कूलिंग के बाद ये क्रिस्टलाइज नहीं होता है, बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर्ड हो जाता है एक लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, फिर कह रहा है क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टेन मास ऑफ द ग्लास। तो अभी हमने देखा कि क्रिस्टलिनिटी थोड़ी डेवलप हो रही है, तो इसमें नॉट ट्रू क्या हो जाएगा? सी। और कलर्ड ग्लासेस कैन बी मेड बाय एडिंग डिफरेंट कलरिंग मटेरियल्स, तो ये सही है। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखो किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, मान लो ये है क्लोरीन और ये रिएक्ट कर रहा है Na के साथ, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये किस चीज को बताता है? इलेक्ट्रॉनों का ही एक्सचेंज, केमिकल एट्रीब्यूट्स को या केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर? क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन यूज होता है? क्लोराइड, और ये आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक्सरे कैन बी यूज्ड टू इंस्पेक्ट, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X-rays can be used to inspect welded joints between two metal parts of a machine, study structure of crystal। तो पहला क्या कह रहा है कि वेल्डेड जॉइंट के इंस्पेक्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, तो अगर ये सही है। ठीक है, पैर में दर्द हो या हमारी कमर में दर्द आ गया तो वहां डॉक्टर क्या बोलते हैं कि
एक्सरे आप करवाइए, तो एक्सरे आपने देखा है कि वो खड़ा करवा के जिनका एक्सरे हुआ होगा, आप खड़ा करवा देते हैं और दोनों पैर के बीच से मेटल जाता है और वैसे एक्सरे होता है। चूँकि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो सिमिलर होती है साइज़ ऑफ द एटम के, इसलिए इनका जो है क्रिस्टल की स्टडी के लिए भी स्टडी होता है। दोनों सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन? सी, हीट ट्रांसफर की प्रोसेस में 3 प्रोसेस होती हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, है ना? तो पहले हम जान लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है, जिसमें 100 पेपर हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिससे 2022 में पूरे 62 क्वेश्चंस आए। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरे 57 क्वेश्चंस आए एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 67 क्वेश्चंस आए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स फेल हुआ तो साल खराब होगा। इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करो नज 100। पूरे 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको और बहुत ही सुपीरियर फाइन टच एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन? ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको देखो, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज रेडिएशन एंड सेकंड होता है आपका कंडक्शन और एक होता है आपका कन्वेक्शन। तो इसमें से पूछ रहा है कि एग्जाम्पल दिया है और इसमें से कौन सा कन्वेक्शन का है। पहला है कि माइक्रोवेव ओवन में खाने का गर्म होना, हीटिंग ऑफ द फूड इन माइक्रोवेव ओवन। दूसरा है बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव। तीसरा है फीलिंग द वार्मथ इन द सन एंड हीटिंग अ ब्रास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर एंड। नाउ सी, पहले तो आप इस चीज को समझो कि कैसे ये तीनों प्रोसेस होती है। देखो, आपने देखा होगा कि अगर गैस पे हम मान लो सब्जी बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो पैन है हमारा वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम इस पैन को गैस पे से हटा देते हैं तो ये पैन क्या होता है, ठंडा होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब हमने पैन रखा तो पैन गर्म होने लगा, इसका मतलब है हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई। और जब हमने पैन को हटाया तो पैन फिर ठंडा होने लगा, तो हीट फिर जो है पैन से सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होने लगी। इसका मतलब ये है कि हमने ये देखा कि हीट जो है वो अ, कहाँ, हॉटर एंड से कूलर एंड में ट्रांसफर हो रही है ना? और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में जनरली जो हीट होता है वो इसी प्रोसेस से ट्रांसफर होता है। नाउ, अब कोई भी मटेरियल जो अलाउ करते हैं कि उसमें से हीट इजिली पास कर सके, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। और जो मटेरियल्स इजिली पास नहीं करते हैं हीट को, जहां से जो हीट है उसमें है आपके पास नहीं होती है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर आपके क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। ये आपका हो गया कंडक्शन। अच्छा, अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल देखो कि अगर पानी है, ठीक है, ये हमने कंडक्शन समझ लिया क्या होता है। नाउ, अब आप ये देखो कि अगर ये मान लो है आपकी गैस, ठीक है, और ये है आपका वाटर रखा हुआ है, और जब हम वाटर को गर्म कर रहे हैं तो वाटर फ्लेम के पास का जो वाटर होगा ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा, है ना? और धीरे धीरे जब पानी गर्म होगा तो क्या होता है, हॉट वाटर राइजेज। जैसे एयर हम देखते हैं कि हॉट एयर जो वार्म एयर है क्या करती है, राइज करती है, और फिर कोल्ड वाटर इसका क्या करेगा, जगह लेने लगेगा। ठीक है, अब ये हॉट वाटर राइज करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कोल्ड वाटर आने लग रहा है। फिर ये कोल्ड वाटर भी गर्म होगा और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये भी गर्म होने लगेगा। तो वाटर क्या है, फ्रॉम द साइड से फिर ये ऐसे चलने लगेगी। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और ये पानी जो गर्म हो रहा है, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब तो कन्वेक्शन के उदाहरण में आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आता है।
नाउ रेडिएशन क्या होता है, जो सन से हीट हमें आती है वो किस माध्यम से आती है, रेडिएशन के माध्यम से आती है। ठीक है, तो जो रेडिएशन के माध्यम से जो हीट आ रही है उसमें किसकी, मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई भी मीडियम प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, लेकिन रेडिएशन का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो अब देखो कन्वेक्शन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कन्वेक्शन का है। हीटिंग ऑफ फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन, बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, तो ये किसका उदाहरण है, कन्वेक्शन का, है ना। फीलिंग द वर्म इन द सन, हीटिंग अ ब्रास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर। रॉड एक एंड पे गर्म हो रहा है, दूसरे टेम्परेचर पे, तो ये हमने देखा था सॉलिड में जनरली क्या क्या होता है, कंडक्शन होता है ना। और फीलिंग द वार्मथ इन द सन, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, और ये आपका किस चीज का उदाहरण है, कन्वेक्शन का। नाउ और एक बचा आपका हीटिंग ऑफ फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन। और हीटिंग ऑफ फूड जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी आपका क्या होगा, रेडिएशन का उदाहरण होगा। ठीक है, जिसमें हीट की एनर्जी कैसे हो रही है, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कन्वेक्शन में, बी। द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व। वाटर ड्रॉपलेट के माध्यम से जो रेनबो बनता है, जिसे क्या कहते हैं, विबग्योर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ये कलर्स होते हैं आपके। तो फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट इन्वॉल्व सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। देखो ये रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्लेक्शन है। टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ सनलाइट, बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। And one most important thing कि this question was also asked in UPSC prelims 2013। ठीक है, तो पहले हम फिनोमिना समझ लेते हैं कि देखो जब कोई भी सनलाइट फॉर्म करती है ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन, ठीक है, तो एक रेनबो अकर होता है इन द स्काई। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जब कोई भी सनलाइट आपकी फॉल कर रही है ड्रॉप ऑफ रेन पे, तो रेनबो एक अकर करता है। और ये जो ड्रॉपलेट हैं ये वर्क करते हैं एज अ प्रिज्म। जब सनलाइट किसी भी ड्रॉपलेट के माध्यम से, वर्षा की बूंदों के माध्यम से निकलती है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस होती है, और क्या होता है आपका, डिस्पर्सन होता है। तो देखो डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन का मतलब होता है कि अगर लाइट जो है, प्रिज्म का काम यहाँ पे क्या कर रही है, वर्षा की बूंदें। ठीक है, अगर जो लाइट है वो आपका डिफरेंट कलर में बट जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। एग्जाम्पल में होता है डिस्पर्सन डन बाय प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन आपका क्या होता है कि अगर लाइट जो है वो आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है, तो आपकी जो लाइट होगी वो क्या करेगी, बेंड कर जाएगी ड्यू टू चेंज ऑफ दिस मीडियम, और ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, कि देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो फिनोमिना होते हैं। अगर जो लाइट है वो आपकी डेंसर मीडियम से लेस मीडियम की तरफ जा रही है, और दूसरी इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन आपकी रेनबो फॉर्मेशन में बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। नाउ तो इसका डी हो जाएगा। अब है ओजोन होल इज अ रीजन ओवर अंटार्कटिक कास्ड मेनली बाय CFC गैसेस, अंटार्कटिक कास्ड बाय मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, आर्कटिक कास्ड मेनली बाय CFC गैसेस, आर्कटिक कास्ड मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो ओजोन होल मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब ओजोन डिप्लीशन होने लगेगा, उसकी लेयर, ओजोन की लेयर जब डिप्लीट करने, देखो ओजोन होल का मतलब होल नहीं होता है, ओजोन लेयर क्या करती है, डिप्लीट होने लगती है। जहाँ पे ओजोन को डिप्लीट कौन करते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है, और इसी के क्लोरीन जो है वो ओजोन को धीरे धीरे डिप्लीट करने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे ओजोन होल रीजन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है अंटार्कटिका के में रीजन कास्ड बाय CFC गैसेस। नाउ ये हो गया आपका साइंस का क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और
अब हमें क्वेश्चन मिलेंगे जो धीरे-धीरे हमारे क्वेश्चन जा रहे हैं साइंस एंड टेक की तरफ। तो इसको हम और अच्छे से करेंगे। देखो हमने जियो साइंटिस्ट का किया है 22, 23, 24, 25 एंड वी विल ट्राई कि सीडीएस का ये 2 वाला हो जाए और इसका सीडीएस 2025 का एग्ज़ाम है अप्रैल में। तो चूँकि मई में हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो हम अप्रैल वाला भी पेपर करेंगे और एनडीए के जो जीएस के पेपर आएँगे, दोनों पेपर एक दिन होते हैं सीडीएस और एनडीए के। तो इनको हम करेंगे एंड देन सीएपीएफ भी हम 2024 वाला करेंगे। मैं बार-बार फ़ोर्स इसलिए कर रही हूँ सो दैट कि हमारा जो भी यूपीएससी के लास्ट 1 ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे हों वो हों। सीडीएस के हम कोशिश करेंगे कि 3-4 साल के और क्वेश्चन कर लें ताकि हमारी जीएस पे एक कमांड बन जाए कि आखिर यूपीएससी जानने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है? So, which of the following are major mission of Indian Space Research Organization in 2023? पहला है चंद्रयान 3, सोलर मिशन आदित्य L1, लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट, सोलर पावर्ड रॉकेट्स। देखो चंद्रयान 3 जो है वो थर्ड मिशन है चंद्रयान प्रोग्राम में, है ना? और ये किसका है? इसरो का है, तो ये सही हो जाएगा। और सोलर मिशन आदित्य L1 भी जो है वो इसरो का है, ये सही हो जाएगा। नाउ इसमें कह रहा है कि मेजर मिशन ऑफ इसरो के 2023 में कौन से हैं? तो चंद्रयान 3 और सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो मेजर मिशन है। लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट और सोलर पावर्ड रॉकेट जो है ये एक टेक्नोलॉजी है ना? दे आर नॉट मिशन। तो इसका हो जाएगा ए 1 एंड 2। Now, which one of the following is the most which one of the following is most appropriate region for aircraft being equipped with conducting tires? पहला है कि they can transfer the charge accumulated on their surfaces during lightning. They can transfer the charge accumulated on their surface being rubbed by air particle. They can transfer the charge accumulated on their surface due to in-flight operation of several gadgets for preventing sparks while they land on the ground. एंड सेम क्वेश्चन आपका जो है एनडीए 2022 में भी आया था। तो देखो कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर उस मटेरियल का बना होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी चल सके, है ना? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का। नाउ जब एयरक्राफ्ट जो है रनवे पे रन करता है कि वो जब लैंड से टेक ऑफ करता है तो एक बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है एयरक्राफ्ट के टायर्स के द्वारा। ठीक है? और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो टायर का मटेरियल होता है यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ चार्ज अक्यूमुलेट होता है। इस केस में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो चार्ज को कंडक्ट नहीं कर रहा है और ये क्या हो सकता है कि अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ये टायर के अंदर पहुंच सकता है और एयरक्राफ्ट की बॉडी को गर्म कर सकता है। लेकिन ये कंडक्टिंग टायर से बना हुआ है तो ये इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि जो एयर सरफेसेस पे चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हुए हैं वो एयर पार्टिकल से रब्ड कर जाएं। ठीक है? अगर फ्री पार्टिकल है क्या होगा तो वो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म करेगा, लेकिन अगर वो कंडक्टिंग टायर में है तो वो एयर पार्टिकल से रब्ड करेगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया आर करेक्ट? पहला कह रहा है कि देखो प्रेसबायोपिया क्या होता है कि एक ऐसा विजन कंडीशन जो एजिंग के साथ होगा टिपिकली 40 के बाद, और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी आईज की जो एबिलिटी होगी वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। ठीक है? तो मतलब सीधे आप जो है पेपर हाथ में पकड़ के पढ़ना शुरू कर देते हो। नाउ पहला कह रहा है कि दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर। ठीक है? ये गलत है। ये क्लोज ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की एबिलिटी को केवल अफेक्ट करता है और कलर विजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट यूजुअली डेवलप्स विथ एजिंग, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि दे वियर आइदर बाइफोकल लेंसेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस और प्रोग्रेसिव लेंस, तो ये भी सही है आपका एंड आंसर विल बी 2 एंड 3। नाउ न्यूमेरिकल नहीं यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं जिनका सीडीएस का पेपर रहा होगा। ठीक है? नहीं तो आपको लगेगा कि आता नहीं है इसलिए कर रहे हैं, है ना? फ्रीक्वेंसी यहाँ की कितनी दी हुई है? देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 300 हर्ट्ज की दी हुई है।
ठीक है, और डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है कि डिस्टेंस जो है वेवलेंथ इज नॉट नोन एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स इट्स वेवलेंथ। तो डिस्टेंस आपका कितना है 150 और वेवलेंथ को हम मान लेते हैं कि वेवलेंथ हो जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होता है v इज इक्वल टू होता है आपका d बाई टी, और तो v आपका हो जाएगा 150 बाई टी, है ना। और चूंकि v इज इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या v इज इक्वल टू एन लैम्डा हम इसको कहते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू और फ्रीक्वेंसी आपकी 300 हर्ट्ज है तो 300 लैम्डा हो जाएगा, है ना। इसको एक इक्वेशन बना लो और इसको एक इक्वेशन बना लो, तो 150 लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू हो गया आपका 30 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो t इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, देखो 150 300। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आपका आ गया 0.5 सेकेंड। हो गया ना, इजी क्वेश्चन था। मिशन शक्ति ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच वन अमंग द फॉलोइंग, लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट्स यूजिंग अ सिंगल रॉकेट, एक सिंगल रॉकेट का यूज करके मल्टीपल सैटेलाइट को लॉन्च करना, हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करना, यूज ऑफ हाई पावर रॉकेट्स इन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। और ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आ चुका है। तो मिशन शक्ति जो है ये आपका किसका है, डीआरडीओ का है एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम बना रहे हैं एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करके, ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का यूज करके ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को क्या करना है, हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो रॉकेट का यूज करके टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। और इंडिया ने सबसे पहले 2019 में इस चीज को शुरुआत की थी एंड चौथा कंट्री बना। इसके पहले कौन है, यूएस, रसिया एंड चाइना। और इसी से रिलेटेड आपका फ्रैक्शनल बम्बार्डमेंट शायद आ चुका है यूपीएससी में। तो इन सन अर्थ सिस्टम द सन अर्थ एंड द लैग्रेंजे पॉइंट L4 फॉर्म। यूपीएससी प्रीलिम्स की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है जिसमें 100 पेपर हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिससे 2022 में पूरे 62 क्वेश्चंस आए। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरे 57 क्वेश्चंस आए एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 67 क्वेश्चंस आए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स फेल हुआ तो साल खराब होगा। इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करो नज 100। पूरे 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको और बहुत ही सुपीरियर फाइन टच एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है आपका कि इन सन अर्थ सिस्टम द सन अर्थ एंड लैग्रेंजे पॉइंट L4 फॉर्म। ठीक है, एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो सी, पहले तो इसको जानने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल सबको पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता होगा। ठीक है, कि जैसे जब किसी भी बॉडी, कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस पे जो है इनवर्ड फोर्स जो लगता है अंदर की तरफ, वही कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। नाउ अब हमें समझना है कि लैग्रेंजे पॉइंट होता क्या है। तो देखो, लैग्रेंजे पॉइंट जो है वो स्पेस में वो रीजन होता है जहां पर ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस करते हैं। सो दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पेस क्राफ्ट हो गया या एस्टेरॉइड हो गया, वो स्टेशनरी रह सके रिलेटेड टू लार्जर बॉडी सच एज द अर्थ। अब अर्थ के कितने लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं, तो अर्थ के जो है 5 लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं, जिन्हें हम लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहते हैं। तो अब देखो कैसे होते हैं अर्थ के लैग्रेंजे पॉइंट। अगर हम,
तो लैग्रेंजे पॉइंट आपको समझ में आ गया कि लैग्रेंजे पॉइंट जो है स्पेस में वो रीजन होता है जहां पे ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो दो फोर्स हैं, ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि देखो एक तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट या एस्टेरॉयड जो है वो स्टेशनरी रहे। नाउ ये है हमारा, ये है एक सर्कल, ठीक है, ये है हमारा सन एंड ये है हमारा अर्थ। और यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, दिस इज L1, और ये अर्थ से पीछे कहीं पॉइंट होगा, लैग्रेंजे पॉइंट L2। ये है हमारा अर्थ और ये है सन, और यहाँ पे होगा L3 एंड यहाँ पे होगा हमारा, ये अर्थ है, ठीक है, ये होगा L5 एंड दिस विल बी L4। तो देखो L1, अब हम समझते हैं कि L1 क्या है। तो अर्थ, ये जो हमारी अर्थ हो गई, अर्थ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है, लैग्रेंजे पॉइंट जो है वो अर्थ से कितने किलोमीटर दूर पे होता है, 1.5 मिलियन किलोमीटर पे। और ये जो लैग्रेंजे पॉइंट L2 है वो भी सेम डिस्टेंस पे ही होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। L1 क्या है, वो सन की डायरेक्शन में है, लेकिन L2 क्या है, वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया तो वो अबाउट 1 महीना लेता है यहाँ L2 में पहुंचने पे, ताकि वो स्टेशनरी हो यहाँ पे ना। कोई भी ग्रेविटेशनल बॉडी हो उसमें 5 लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं अर्थ का एग्जाम्पल, एक सेकंड, जैसे कि हमने देखा अर्थ का एग्जाम्पल और सन का एग्जाम्पल। तो पहला अगर हम लैग्रेंजे पॉइंट देखेंगे L1, तो ये कहाँ पे है, सन और अर्थ के बीच में है। सेकंड हमने लैग्रेंजे पॉइंट L2 देखा, तो वो कहाँ है, अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ के है ना। L2 जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ के है फ्रॉम द सन। अब देखो चूंकि जो सन है वो अर्थ के द्वारा, ये जो सन है ये अर्थ के द्वारा क्या हो रहा है, ब्लॉक्ड हो रहा है। तो L2 क्या प्रोवाइड करेगा, एक डार्क वेंटेज प्रोवाइड करेगा। नाउ और L3 कहाँ से है, L3 जो है वो लोकेटेड है आपका सन से, सन और अर्थ के अपोजिट साइड में, ये है आपका L3। तो L3 को तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अर्थ क्या है, मतलब यहाँ से अगर आप अर्थ से देखोगे तो आपको दिखेगा, L3 आपको दिखेगा नहीं। और L4 और जो L5 है वो अपोजिट पे है 60 डिग्री के, ठीक है। नाउ अब आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सन, अर्थ और लैग्रेंजे पॉइंट L4 क्या फॉर्म करते हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं आपके, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, ये हो गया L4, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, इक्विलैटरल का मतलब कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और आमने सामने के कोण बराबर हो, तो ये समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ अब क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन को मैच करना है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, पहले जिसका नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स, ये सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। पाल समुद्रम नाम की एक जगह है, हेडक्वार्टर है इसका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दूसरा है लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सबको पता होगा, मसूरी। तीसरा है नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, तो नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट आपका है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। एंड बचा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये है बंबई में, क्योंकि एक ही बचा। तो ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका 1, ऑडिट एंड अकाउंट सी का हो जाएगा 2, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, सी हो गया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पे यूपीएससी 2021 में 21 या 22 में आ चुका है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडॉप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। सी इसके
तो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में है। देखो, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में सबको पता है, ठीक है। एंड ये भी आपको पता होगा कि जितने भी नॉन स्टेचुरी इंस्ट्रक्शन है, उनके अलावा जो है नेशनल फ्लैग को गवर्न किया जाता है किस एक्ट से? एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 से, एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट 1971 से। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 लाया गया था। ये एक प्रयास है कि कोई भी लॉज हो गए, इसी प्रकार के कन्वेंशन हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई और इंस्ट्रक्शन हो गई, इनको जो है इसके अंडर लाया जाए। नाउ अब देखो, सुविधा के लिए क्या किया गया है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को 3 भागों में प्रोवाइड किया गया है। पार्ट 1 में क्या है कि जनरल डिस्क्रिप्शन होगा नेशनल फ्लैग का। पार्ट 2 में क्या है कि डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और पार्ट 3 में क्या होगा? कोड होगा बाय कोड जो डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब से आया है? 26 जनवरी 2002 से। एंड इसने सुपरसीड किया है फ्लैग कोड इंडिया को। और फ्लैग कोड इसी को, पहले ये ऐसे एग्जिस्ट करता था, तो इसमें पहला सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ है, जैसे पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में ये कहा गया है कि नेशनल फ्लैग क्या होगा? 3 कलर का होगा, है ना, जो इक्वल विथ के होंगे। और कलर ऑफ द टॉप पैनल क्या होगा? केसरी होगा। बॉटम वाला ग्रीन होगा। मिडिल पैनल क्या होगा आपका? व्हाइट होगा। और बीच में क्या होगा? अशोका चक्र होगा, जिसमें 24 इक्वल स्पोक्स होंगे, चक्र होंगे। और देखो, मेन चीज इसमें ये लिखी गई है कि अशोका चक्र क्या है कि वो प्रिफरेबली स्क्रीन प्रिंटेड होगा और अदरवाइज प्रिंटेड होगा, या एम्ब्रॉयडरी से होगा, या नहीं एंड। और अशोका चक्र जो है आपका, इट शुड बी कंप्लीटली विजिबल ऑन बोथ साइड ऑफ द फ्लैग। इन द सेंटर ऑफ व्हाइट पैनल, है ना, जो व्हाइट पैनल लगा होता है, तो वहां पे अशोका चक्र जो है आपका, दैट शुड बी क्लियरली विजिबल, दोनों तरफ दिखना चाहिए। फिर फ्लैग साइज की कोई डायमेंशन दी गई है, और इसमें से दो डायमेंशन यूपीएससी में पूछी गई थी। तो डायमेंशन देखो, या तो ये हो सकता है आपका, जिसको याद करना टफ है, या ये हो सकता है आपका, या 2700 गुणे 1800 हो सकता है, या 1800 गुणे 1200 हो सकता है, या 1350 इंटू 900, या 900 इंटू 600, या 250 इंटू 150, या 450 इंटू 300। रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ जो है वो 3:2 होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हर जगह आप करोगे तो 3:2 आएगी। नहीं, यहाँ पे आप करोगे तो ये नहीं आएगा। एक सेकेंड, देखो, ये तो आपका डायमेंशन हो गया कि ये डायमेंशन होना चाहिए इन mm, ठीक है। और फ्लैग कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए। और लेंथ टू विड्थ की अगर आप साइज देखोगे तो वो 3:2 होना चाहिए। बस। और दूसरा क्या है कि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडॉप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। तो ये भी सही है, तो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। और जिसको भी नेशनल फ्लैग कोड पढ़ना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो दोबारा भी आ सकता है। हाँ, तो ये आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वाला हो गया। एंड देख लेना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द थीमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। देखो, सस्टेनेबल हैबिटेट का ये मतलब होता है कि हम अगर जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं हैबिटेट की, ठीक है, तो ये कोइंसाइड करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी, ताकि किसी चीज का कोई नुकसान ना हो, और टुगेदर विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। सो ये जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, इसके कुछ की फीचर्स हैं, और ये किस चीज पे आपका फोकस करता है? पहला ये फोकस करता है एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग पे। एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग। दूसरा ये फोकस करता है आपका अर्बन प्लानिंग पे। अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी।
थर्ड ये आपका फोकस करता है मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी पे। फोर ये फोकस करता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट पे एंड आल्सो वाटर मैनेजमेंट पे। और ये कब आया था? 2010 का प्रोग्राम है। ठीक है, तो एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग है, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। नो, रूरल नहीं है। कौन सी प्लानिंग है? अर्बन प्लानिंग है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। और अगर ये कहाँ से आ रहे हैं, जिन जो सीडीएस का बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन ये हमारे प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, और या आप पीएमएफ की बुक अगर करते हैं या आप शंकर आईएएस की बुक करते हैं तो उसमें भी आपको इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन वाला चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप ये क्लाइमेट चेंज वाले में भी मिल जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम? पहला क्या है? बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है राइट एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टैचू। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू इन्फोर्स राइट एंड ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म। चौथा है लीगल एंड जुडिशियल पर्संस। तो कह रहा है कि इंडियन लीगल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला है कि बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, तो वैल्यूज और प्रिंसिपल दिए हुए हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टैचू। ठीक, कुछ ऑर्डिनरी स्टैचू मतलब लॉ, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा हैं जो इम्पोज करते हैं किस चीज को? राइट एंड ऑब्लिगेशन को ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। दूसरा भी सही है। तीसरा है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आपका क्या है? कोर्ट्स हो गए, ट्राइब्यूनल हो गए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो गई, राइट? ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि लीगल एंड जुडिशियल पर्सन। सी लीगल एंड जुडिशियल पर्सन जो है ये दे आर नॉट, मतलब ये लीगल सिस्टम के अकेले पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये सेपरेट पार्ट नहीं है, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का पार्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। जैसे मतलब मान लो लॉयर हो गए, जजेस हो गए या लीगल एंटिटीज हो गए, तो वो फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम के पार्ट हैं, वो सेपरेट कंपोनेंट नहीं है लीगल सिस्टम के। नाउ विच वन among the following statement about the objective of vibrant village program is correct? पहला क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आर द स्टेट सेलेक्टेड अंडर दिस। विलेज ऑफ यूपी along the नेपाल बॉर्डर और selected as flagship village under the scheme। सो फर्स्ट वी शुड नो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। देखो, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022 से 2023 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। एंड वन मोर क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन एनडीए एग्जाम। और ये एक एग्जाम यूपीएससी के पूछा गया था, परहैप्स ये शायद बीपीएससी में पूछा हुआ था। ठीक है, मतलब किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022 से 23 में। कब तक के लिए? 2025 से 26 तक के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, जो नदन बॉर्डर पे विलेजेस हैं, ताकि वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें। और इसमें आएगा आपका नदन एरिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। तो एंड इसमें क्या कह रहा है कि मणिपुर है, तो मणिपुर तो है नहीं, है ना? ये आपका सी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1 मोर मिनट। इसमें पूछा है कि सही क्या है ना? प्रोग्राम इज करेक्ट। ठीक है, इसमें सही पूछा है। तो पहला हमने देखा था कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो ये सही है। कह रहा है लॉन्च्ड इन 2021, तो गलत है, बजट 2022 से 23 में आया था। तीसरा है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर, तो मणिपुर है नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये नदर्न एरियाज के लिए है ना, ये गलत है। और विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसा कहीं है नहीं, तो ये भी गलत है। पहला इसमें सही है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। Which of the following United Nations organization has not been awarded the Nobel Prize? तो
पहला आपका क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पता होगा कि फूड असिस्टेंट ब्रांच है किसका, यूनाइटेड नेशन का, एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको नोबेल पीस प्राइज 2020 में मिला है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी आल्सो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल चुका है 1971 में, ठीक है। यूनेस्को को नहीं मिला है, और आपका जो यूएनएचसीआर है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसको 3 बार मिल चुका है, 1954 में, 2 बार मिल चुका है, एक बार 54 में, एक बार 81 में, ठीक है। यूनेस्को को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है, यूनेस्को को। Which of the following area has been exempted from the purview of Citizenship Act 2019? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, 6 शेड्यूल एरियाज, 5th शेड्यूल एरिया। तो सिटीजनशिप एक्ट जो इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट में दिसंबर 2019 में, और ये इंडियन सिटीजनशिप किसको किसको प्रोवाइड करता है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटीज जिन्होंने प्रोसिक्यूशन फेस किया फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान बिफोर 31 दिसंबर 2014। हाउएवर सर्टेन रीजन्स जो हैं वो इनसे एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि 6 शेड्यूल एरिया, ताकि उनके कल्चरल और सोशल फैब्रिक को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6 शेड्यूल एरिया। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की इसमें ट्राइबल एरिया भी इंक्लूड है। Now, who among the following stated that, क्या है क्वेश्चन, who among the following stated that a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society? So, आप में से किसने जो है भीमराव रामजी अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी हुई है, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी नहीं पता, या जो लोग बिना रिजर्वेशन पे जाने कमेंट कर देते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो आप थोड़े से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़िए, इसमें अच्छे से बताया हुआ है कास्ट के बारे में। एंड वहां पे है डिफिनीशन ऑफ जस्ट सोसाइटी, किसके द्वारा दिया गया था, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला क्या है, क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी, पहले तो लिस्ट आप जान लो कौन कौन से होते हैं ना। सो ये किसमें आता है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 246। ये डील करता है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, एंड देयर आर 3 लिस्ट, फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट डिटेल करता है उन सब्जेक्ट को जिसमें पार्लियामेंट में मेक द लॉज, वाइल स्टेट लिस्ट में वो होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत होते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वो होते हैं जिसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ज्यूरिसडिक्शन होती है लॉ बनाने की। हाउएवर अगर दोनों के में कन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको सुप्रीमेसी देगा, पार्लियामेंट को देगा, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट होती है ना। यूनियन लिस्ट में क्या आता है, ये कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है और बहुत एग्जाम में। डिफेंस, देखो लार्जर जो इंटरेस्ट के होंगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वो यूनियन लिस्ट में रखे जाएंगे, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, एयरवेज हो गया, पोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड क्वाइनेज। इस पे यूनियन लेजिस्लेचर कैन अलोन मेक द लॉज। नाउ स्टेट लिस्ट में क्या आएगा आपका, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट,
पब्लिक हेल्थ, लैंड, लीकर, ट्रेड कॉमर्स, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टेट पब्लिक सर्विस। कंकरेंट लिस्ट में आपका क्या आएगा? एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, ये आ जाएगा आपका कंकरेंट लिस्ट में। तो क्रिमिनल लॉ जो है आपका, वो देखो इसमें सेंटर और स्टेट मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती हैं, ये भी आपका आएगा कंकरेंट लिस्ट में। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी आपका आएगा कंकरेंट लिस्ट में। और क्या कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, दिस इज रॉन्ग। और सिविल प्रोसीजर जो है वो है आपका कंकरेंट लिस्ट में, तो ये सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 40 पे। अरेंज करना है एग्रीमेंट को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है ताशकंद डिक्लेरेशन, इंडस वाटर ट्रीटी, फिर प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, एग्रीमेंट ऑफ ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में, है ना। ताशकंद डिक्लेरेशन 1966, जहां पे इंडिया मतलब दो नेशन के बीच में जो है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन को रिस्टोर करने की बात की गई थी। और एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, ये हुआ था आपका 1988 में। और एग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन, दिस एग्रीमेंट वाज साइन इन 2007। 2 आएगा, 60, फिर 66, फिर 88, 2134 सी। Which of the following statement with respect to Shanghai Cooperation Organization are correct? इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है। पहला कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ एससीओ आर रशियन एंड चाइनीज। एससीओ एंजॉय करता है ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए एंड एससीओ कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर स्टेट। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो रशियन एंड चाइनीज है, ये सही है, ठीक है। एंड इट एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली, ये भी सही है। देखो ऑब्जर्वर स्टेटस जनरल असेंबली में एंजॉय करने से क्या हो जाएगा कि इससे एससीओ को एक जो है मतलब एससीओ जो हमारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है यूएनजीए की मीटिंग में और डिस्कशन कर सकता है, बट ऑब्जर्वर स्टेटस में नॉट टू वोट, एससीओ वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें 13 मेंबर स्टेट नहीं है। इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके हैं 10 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं फ्रॉम यूरेशिया से, तो ये गलत हो जाएगा और 1 एंड 2 सी हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज, एफएटीएफ क्या है? विंग अंडर द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिवीजन ऑफ ईडी, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, यूएन एंटी करप्शन एजेंसी। सारे जो ऑप्शन है वो सिमिलर है ना। सी स्टेटमेंट आप एक बार और देख लीजिए कि ईडी या आप यूएन, देखो यूएन की बॉडी नहीं है, ईडी आप यूएन पे मार के मत चले आना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। जब G7 बन रहा था, इसी के इनिशिएटिव के साथ जो है 1989 में इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है इलीगली जो है किसी भी इलिसिट एक्टिविटी, किसी गलत एक्टिविटी से, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, सेक्स वर्क हो गया, टेररिज्म हो गया, इसके माध्यम से मनी को ऑब्टेन करना, ठीक है। और फिर 2001 में क्या किया गया था कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया, टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है। और एफएटीएफ का आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? ओईसीडी इन पेरिस में।
और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछ ली जाए तो फ्रेंच और इंग्लिश है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, है ना। अब तो यूएनजीए से भी यूपीएससी में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मैटर में बिफोर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो है बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर यूएन में नए मेंबर का एडमिशन करना है, नॉन परमानेंट मेंबर्स का सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन होना है, और या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन होना है। यूपीएससी प्रीलिम्स की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है, जिसमें 100 पेपर हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिससे 2022 में पूरे 62 क्वेश्चंस आए। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरे 57 क्वेश्चंस आए एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 67 क्वेश्चंस आए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स फेल हुआ तो साल खराब होगा। इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करो नज 100। पूरे 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको और बहुत ही सुपीरियर फाइन टच एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, है ना। कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर वोटिंग की कब कब आवश्यकता होती है। तो पहला है आपका कि न्यू मेंबर के एडमिशन के लिए, और इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सी, यूनाइटेड नेशन के बारे में हमें उसकी वेबसाइट से गूगल करके अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, एज यूपीएससी भी वहां से क्वेश्चन बनाता है, और मल्टीपल एग्जाम में यूपीएससी के ही सीडीएस, एनडीए एंड इवन सीएपीएफ सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन बॉडी के बारे में और जानना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जो है यूनाइटेड नेशन पे सर के द्वारा करवाया गया एक प्लेलिस्ट है, उसमें है सब। ठीक है, तो देखो, जब आप आर्टिकल 18 देखते हो यूनाइटेड नेशन चार्टर का, तो उसमें यह है कि जनरल असेंबली के जो भी डिसीजन है दैट शैल बी मेड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आखिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो पहला उसमें होगा क्वेश्चन आपका कि रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा है इसमें कि इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये सब काउंसिल क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये आप हमारे प्लेलिस्ट में देख लेना, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। और एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सस्पेंशन अगर करना है, राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, और अगर किसी मेंबर को निकालना है तो एक्सपेल्सन ऑफ मेंबर्स। और बजटरी क्वेश्चन का भी 2/3 मेजॉरिटी से होता है यूनाइटेड नेशन के सिस्टम का, और क्वेश्चन जो है ट्रस्टीशिप सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा उसका भी। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स है, इलेक्शनशिप ऑफ नॉन परमानेंट है, इलेक्शनशिप ऑफ मेंबरशिप है, तो 1 2 3। नाउ भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड, क्या है कि भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? रिपब्लिक डे, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024। तो करंट का क्वेश्चन है। तो 2016 में जो है रिपब्लिक डे के, देख लो करंट का क्वेश्चन है फिर भी हम देख लेते हैं कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से, और 2024 में जो है इंडिया ने शुरुआत की कि इंडिया होस्ट करेगा भारत पर्व को एट 77 कैन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है,
इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कैन फिल्म फेस्टिवल में, सो दैट कि फिल्म सेलिब्रिटीज, फिल्म मेकर और जो बायर्स हैं वो एजेंट को खरीद सकें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये लोग कनेक्ट हो सके फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड से। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन penal code in the Supreme Court of India, section 377 very important, इवन यूपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेक्शन 377 है क्या, एक्चुअली ये इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है जो क्रिमिनलाइज करता है किस चीज को, अगर सहमति से कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट होता है बिटवीन द सेम सेक्स पीपल, और इसे ये कहता है कि यस इट इज अननेचुरल ऑफेंस। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया था, ये कहते हुए कि दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर माइनॉरिटीज। नाउ ये जो केस दर्ज किया गया था, ये नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट ने इस चीज को चैलेंज किया था, सेक्शन 377 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। इसमें इशूज ये थे कि क्या सेक्शन 377 आपका जो है वायलेट करता है फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 91A by criminalizing the gender expression of person belonging to LGBTQ+ community, ठीक है। और सेक्शन 377 जो है क्या ये वायलेट करता है इस आर्टिकल 14 एंड 15 को बाय अलाउइंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसको चैलेंज, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। तो नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट। खैर अभी भी इंडिया में जो है इनके मैरिज पे कोई लॉ नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है मैरिड को नहीं, कंसेंसुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं बट मैरिड को अभी नहीं करार दिया गया है। तो समझ में आया आपको कि नाज फाउंडेशन केस में क्या हो रहा था, कि नाज फाउंडेशन केस 2009 में आया एंड इट वाज अ लैंडमार्क केस, जिसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज बेंच ने डिसाइड किया कि अगर इफ यू आर ट्रीटिंग कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन एडल्ट एज अ क्राइम देन इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसी वजह से इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में एक जजमेंट दिया, जिसमें ये सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड वाला जजमेंट है। और इसी केस को फिर दोबारा नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018 में ठहराया गया, जिसमें ये कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है। बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट इज अ मतलब लोगों का ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नाउ as per article 371G of the Constitution of India, special provision has been made with respect to state of Mizoram. Accordingly, no act of parliament shall apply on certain matter unless the legislative assembly of Mizoram so decide by a resolution. Which one of the following is not covered under this article? क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पहला है कि रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, administration of civil and criminal justice involving decision according to the Mizo customary law, ownership and transfer of natural resources। देखो आर्टिकल 371G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि मिजोरम स्टेट के लिए कुछ स्टेट को के लिए स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है, नागालैंड, आसाम, मिजोरम। तो मिजोरम के लिए ये कहा गया है कि अगर आर्टिकल 371G में कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट अप्लाई तब तक नहीं होगा जबकि जो मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन न पास करे। तो कह रहा है कि आखिर इन चारों में से कौन सा जो मैटर है वो बिना इसके भी हो सकता है, कौन सा मैटर इस आर्टिकल के तहत कवर नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि इसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो देखो यूपीएससी में पॉलिटी क्वेश्चन अच्छे होते हैं बट इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। इसमें क्या है कि यू शुड रिमेम्बर आर्टिकल आल्सो, है ना।
तो थोड़ा सा हम कथा देख लेते हैं आर्टिकल 371 जी की, ठीक है, इसकी कहानी देख लेते हैं। तो दिस एक्ट वाज आर्टिकल 371 जी वाज एडेड बाय आपका 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986, ठीक है, और उसमें प्रोविजंस थे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू मिजोरम अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम डिसाइड। पहला क्या था कि रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास की, ठीक है, इसमें कोई भी रूल बनाने के लिए मिजोरम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। रिलीजियस ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा, दूसरा है कि मीजो के जो कस्टमरी लॉ या उनके जो प्रोसीजर हैं, और वहां का अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीजो कस्टमरी लॉ। और चौथा है उसमें कि ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, अगर वहां की ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड की बात आती है तो भी मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब देखो, रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मीजो सही है, मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर सही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मीजो कस्टमरी लॉ। तीसरा कह रहा है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो 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 नो, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, तो कौन सा हो गया आपका, डी हो गया गलत, ठीक है, देख लो जिसको समझ में नहीं आया। Which of the following statement as per IT Act 2000 is correct? पहला क्या है कि this act provides that electronic signature is legally valid in the same manner as handwritten signature। दूसरा क्या है कि both the central government and state government have been given the power to make rules with respect to electronic signature। So see, अगर क्वेश्चन नंबर 47 जो है, देखो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो मैंने आईटी एक्ट 2000 पढ़ा है, ठीक है, प्रोविजन क्लियर टेक्स्ट पे दिया हुआ है, या मैं आपको शेयर कर दूंगी पीआईबी की भी वेबसाइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही केवल पावर है। बट कुछ आपकी जो वेबसाइट है जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सही माना है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। एग्जाम रोबोट करके कोई वेबसाइट है, आई डोंट रिमेम्बर, तो वहां पे उन्होंने सही माना था, बट मैंने इसको फिर क्रॉस चेक किया कि कहीं गलत तो नहीं है। तो देखो आईटी एक्ट 2000 जो इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन है आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से, तो पहला ये है कि यस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है लीगली वैलिड होता है सेम मैनर एज हैंड रिटन सिग्नेचर, और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू मेक रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, तो केवल वन सही होगा और ये गलत होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट वाला। तो वी शुड नो सम ऑफ द फैक्ट ऑफ आईटी एक्ट 2000, राइट। सी देखो, पहला इसमें प्रोविजन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो तो ये क्या करता है, उनको लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी वैलिड लाइक अ हैंड रिटन सिग्नेचर, और क्वेश्चन आपका डिजिटल सिग्नेचर पे भी आ चुका है, ठीक है, जैसे फिजिकल सिग्नेचर होगा आपका दैट विल बी लीगली इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी फिजिकल सिग्नेचर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इस एक्ट में मैंडेटरी बनाया गया है कंपनी को कि इस एक्ट में ये मैंडेटरी बनाया गया है कि इफ एनी कंपनी ऑब्टेन करती है कंज्यूमर से कि कोई भी कंपनी जो है किसी भी कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रही है तो उसे उस कंज्यूमर से मैंडेटरी कंसेंट लेना ही लेना है, ठीक है। और जब भी एक्ट इफेक्ट में आता है तो इंडिविजुअल के पास राइट है ये सीख करने का कि इन केस ऑफ अगर डैमेज हो गया या उनके मिसयूज हुआ पर्सनल डाटा का, ठीक। और इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपका क्रिमिनलाइज कर सकती है साइबर क्राइम को, हैकिंग को एंड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस को। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने ही बनाया है क्या, साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। और देखो फिर इस मतलब कि अगर ये है कि डाटा की चोरी हो रही है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, तो इस एक्ट में है कि हाँ पेनाल्टीज लगाई जाएगी। और इस एक्ट के प्रोविजन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो रेगुलेट कर सके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को और पेनलाइज कर सके आपका साइबर क्राइम को।
ठीक है। एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर एग्जाम में आ जाए कि CERT नोबल नोडल एजेंसी साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन है, तो CERT है आपका। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं ज्यादा है, इतने से ही आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलो, कुछ पेपर काफी लेंदी आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज करेक्ट? पहला क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। पढ़ लिया ना? तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो एनआरए आपकी क्या है, एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कंडक्ट करेगी आपका CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय पोस्ट इन ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश। ठीक है, और जिसमें जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कहाँ से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SSB, SSC, RRB एंड IBPS। तो पहला क्या कह रहा है कि कंडक्ट CET टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑफ वैकेंसीज अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, तो ग्रुप बी तो है नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि इट वाज सेटअप इन 2014, तो ये 2020 में कोविड के समय में बना था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और एंड इसमें क्या है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 2021 में, नहीं, इट इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज फैसिलिटेटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो देखो ये सही है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपके क्या होंगे, एग्जाम के सेंटर बनाए जाएंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेना, ये सही है। ठीक है, थोड़ा सा एरर हो गया था, ये इसका यही सही है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए होगा। ठीक है, इसका ए सही है। एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज फैसिलिटेटेड, ये गलत है, केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसको ये फोकस कर रहा है, इसका ए होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम कहानी समझ लेते हैं कि देखो सैलिएंट फीचर क्या होते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के। पहला तो ये है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के होंगे आपके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, फाइनेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल के। तो यूनियन कैबिनेट ने 2020 के आसपास ये डिसाइड किया था कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि कैंडिडेट को हम शॉर्ट लिस्ट कर सकें फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, एंड आखिर क्यों लाया गया एनआरए, तो देखो प्रेजेंट में अगर आप देखते हो, जब प्रेजेंट मतलब उस समय की बात की जा रही थी कि अगर किसी भी कैंडिडेट को गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो सेपरेट एग्जामिनेशन के लिए वो मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसी हैं। अब क्या है कि उनको दूर यात्रा करनी पड़ी, पैसे खर्च हो रहे हैं। अब क्या है कि CET अम्ब्रेला के अंदर ला दिया गया जहां सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है, फिर कैंडिडेट्स को मल्टीपल फी भी पे करने पड़ते थे, है ना। तो ये क्या थे, एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एक बर्डन था कैंडिडेट पे। तो एनआरए एक साल में 2 बार CET का एग्जाम लेगा, ठीक, और रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट, दैट विल बी डन ऑनलाइन और इट विल बी अवेलेबल इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी CET will be valid for 3 years and every district of the country will have an examination center including 117 aspirational district। ठीक है, मेजर रिलीफ पुअर कैंडिडेट्स को दिया गया है। अब देखो इससे फायदा किसको मिल रहा है, वीमेन कैंडिडेट्स को। एज अगर रूरल एरियाज की वीमेन है तो वो कांस्टेंट फेस करती हैं मल्टीपल एग्जामिनेशन में अपीयर करने में, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने के लिए और इन सब के लिए दिक्कत होती है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि SC ST OBC PWD को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी इसमें से आपका कुछ गलत नहीं होगा। और स्क्रीनिंग के ही दन पे जो है फिर फाइनल सिलेक्शन रिक्वायरमेंट मतलब Tier 2 और Tier 3 दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए। रिसर्च क्या है आपका क्वेश्चन,
The research, design and standard organization in R&D wing of which one of the following organization? ISRO, रेलवे, DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका रिसर्च और डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रेलवे बोर्ड के लिए टेक्निकल एडवाइजर का काम करता है। कहाँ आया? इंडियन रेलवे। पढ़िए क्वेश्चन। तो मनोहर गजानन जोशी हैं, सोमनाथ चटर्जी हैं, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि ये स्पीकर ऑफ लोकसभा और टेन्योर। तो मनोहर जो एमजी जोशी हैं वो थे आपके 13वें स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, 13वीं लोकसभा के स्पीकर थे। और सुमित्रा महाजन आपकी कब थी? श्रीमती महाजन को 2014 में, तो ये 16वीं लोकसभा की बनी थी, है ना। सुमित्रा महाजन जी बनी थी आपकी 60th लोकसभा की। और सोमनाथ चटर्जी आपके 2004 से 9 में थे, तो ये कब आए होंगे? ये थे आपके 14वें लोकसभा के। ठीक है, तो मिलाओ, एक बचा है मीरा कुमार, एवरीवन नो नाउ। मन ए का हो जाएगा आपका 2, सोमनाथ चटर्जी बी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा आपका 3। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, डी का 3। ठीक है, ए हो गया आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेदांत फिलॉसफी। पहला क्या है कि शंकर वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता, द फिलॉसफी ऑफ द्वैत वॉज इलेबोरेटेड बाई माधव। ये एनसीईआरटी आपकी थीम का क्वेश्चन है, जो थीम की एनसीईआरटी है ना वहां पे है, और जो लोग लूसेंट अच्छे से पढ़े होंगे वो भी कर लेंगे। तो ये जो शंकर है ये आदि शंकराचार्य को ही कह रहा है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य या आदि शंकर, जिनका मतलब शंकराचार्य भी कहते हैं, तो ये क्या थे आपके? अद्वैत वेदांता के टीचर थे। अद्वैत वेदांता का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट रिफर्स टू, इसका मतलब ये होता है वननेस ऑफ ब्रह्मा। समटाइम इसे ही मोनिज्म कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो अदर रियलिटी देन ब्रह्मा। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड जो है आपका क्या है? इल्यूजनरी है। तो ये किस पे फोकस कर रहा है? नॉन डुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में। नाउ फिलॉसफी ऑफ द्वैत वाज माधव, तो ये भी सही है आपका। इनका क्या है? इनका थोड़ा अलग टाइप का है। द फिलॉसफी ऑफ द्वैत या डुअलिज्म जो है, ये इसका ये मतलब है कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। नाउ distribution of, very important question for upcoming UPSC, the distribution of चरखा on a wide scale among the people was decided by। पढ़िए क्वेश्चन। तो क्या है आपका? पहला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा ऑन अ वाइड स्केल among the people was decided by कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन 1919, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी in 1921, महात्मा गांधी एट स्टार्ट ऑफ डांडी मार्च, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1947। सी इट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1921 में ये डिसाइड किया था टू डिस्ट्रीब्यूट चरखा ऑन अ लार्ज स्केल, और ये आपका पार्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से वी शैल प्रमोट स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और हम एम्पावर करेंगे रूरल इंडियंस को, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि गांधी जी ने यूज किया था चरखा को एज ए सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, और फिर उसको 1921 में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्री इंडिया ने फ्लैग में भी उसको एज ए सिंबल यूज किया। द टर्म यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द ऋग्वेदा आर गोधुमा एंड व्रीहि
यव एंड धान्य, तिल एंड खल, प्रियांगु एंड श्यामक। तो देखो गोधुमा जो है, गोधुमा गेहूं के लिए यूज होता था आपका, और व्रीहि जो है चावल राइस के लिए यूज होता था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं अब 54 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ विडोज इन 80th सेंचुरी इंडिया। राजा सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर प्रमोटेड द विडो रिमैरिज। तो अम्बेर के राजा सवाई जय सिंह की बात हो रही है ड्यूरिंग द 80th सेंचुरी। ठीक है, मराठा जनरल परशुराम भाऊ प्रमोटेड विडो रिमैरिज। राजा राम मोहन राय अपोज्ड सती। देखो एक चीज आप ये समझो कि क्या कौन किसका बेटा था बेटी था, ये हमको समझना नहीं इंपॉर्टेंट है। मेडिवल या एंशिएंट हम कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मेडिवल या एंशिएंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्पेशली मेडिवल, कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे जब आप अकबर के बारे में पढ़ते हो तो अकबर की पॉलिसी, जो रिलीजियस पॉलिसी है, जरूर पढ़िए। अगर उसने बहुत कुछ बुरा काम किया है या अच्छा काम, उसी प्रकार से औरंगजेब का पढ़िए। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ने का मेथड होता है। तो देखो ऐसा कहीं भी प्रूफ नहीं मिला है कि ही प्रमोटेड विडो रिमैरिज राजा जय सिंह के बारे में। ठीक है, राजा सवाई जय सिंह, एक चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ही वाज द फर्स्ट हिंदू रूलर इन सेंचुरी जिन्होंने परफॉर्म किया था एंशिएंट वैदिक सेरेमनीज लाइक द अश्वमेध सैक्रिफाइस एंड वाजपेयी। और संस्कृत लर्निंग को इन्होंने प्रमोट किया। और एक चीज इन्होंने क्या की थी कि जजिया टैक्स से ये हिट करते थे। ठीक है, और हाँ, अब ऑफ कोर्स इन्होंने सती को अपोस्ट किया था। विडो रिमैरिज के बारे में नहीं इनके बारे में कोई नॉलेज है, तो पहला हो जाएगा गलत। ठीक है, मतलब ऐसा कहीं नहीं पढ़ा गया है, तो पहला आप गलत कर दो। और 3 आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने अपोस्ट किया था सती का, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, तो 2 और 3। ठीक है, और सीडीएस की एक बार आंसर किया जाएगी तो देखो आई हैव ट्राइड माई 110% कि हमारे आंसर की में जो है एक्यूरेसी हो, जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 99% आप एक्यूरेसी मान के चलो। ठीक है, फिर भी सीडीएस की आंसर की आएगी तो हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि यूपीएससी ने क्या माना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ऑफ शिवाजी। वन मोर थिंग कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना सीडीएस के, वो थोड़ा सा यूपीएससी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहले जब मैं सीडीएस देती थी तो भी अच्छे ही क्वेश्चन आते थे काफी। ठीक है, द scheme of Ashtapradhan was completed and announced at the time of Shivaji coronation with the regulation and duties properly defined. शिवाजी ने इंट्रोड्यूस किया था मराठी इन प्लेस ऑफ पर्सियन एंड क्वाइंड संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। तो इसमें आपका जो है दोनों सही है। ठीक है, अपने कोरोनेशन के समय में ही स्कीम ऑफ अष्टप्रधान को लॉन्च किया गया था। मतलब शिवाजी का ये मानना था कि अगर एक अच्छी गवर्नमेंट बनानी है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 8 मिनिस्टर के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने मराठी पर्सियन के स्थान पे लाया और संस्कृत टेक्निकल टर्म को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया ताकि पर्सियन का यूज कम से कम हो। पर्सियन को रिप्लेस कर दिया गया था। तो बोथ 1 and 2। अब क्या है, विथ रेफरेंस टू मेजोलिथिक आर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन पढ़िए। अलेक्जेंडर बंस डिस्कवर्ड द पहला रॉक पेंटिंग इन इंडिया एट सोहगी घाट इन उत्तर प्रदेश। दूसरा है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड when archaeologist V.S. Wakankar noticed that rocks out of a train window while traveling from Bhopal to Itarsi and got off at the nearest railway station to explore the site. The paintings and engraving don't exist in the same shelter in the rock art of Odisha. ठीक है, तो ये सब जो है ना आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो डिस्कवरी रॉक पेंटिंग इन इंडिया की थी दैट वाज बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबाल्ट कैरलिले, सोगी घाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो पहला तो गलत हो गया, तो पहला आपका हो गया गलत। ठीक है, ये हो गया आपका गलत। दूसरा क्या है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग की खोज कैसे हुई थी वीएस वाकांकर के द्वारा।
तो देखो वीएस वाकंकर ने की थी, ये सही है। जब उन्होंने ट्रेन विंडो से नोटिस किया फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम भोपाल टू इटारसी, ठीक है, ये भी सही है। इन्होंने नौ ये सही है आपका, ठीक है, दूसरा सही है। अब क्या कह रहा है कि द पेंटिंग एंड इनग्रेविंग डोंट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक कट ऑफ उड़ीसा। तो इसमें आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला भी गलत है, सो ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीलिम्स की बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होती है? जी हाँ, जो टॉपिक वाइज हो, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर हों, और अगर वो सेक्शन वाइज, अध्यायवार, टॉपिक वाइज, विषयवार, जो भी कह लीजिए, अगर इस तरह से है तो आपका कोई एरिया छूटता नहीं है। दूसरा, आपको पता होता है कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो उसकी तैयारी स्पेसिफिक तौर पर कैसे करें, ये इंश्योर करने के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए नज 100 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बाई द कॉन्सेप्चुअल आईएएस।